अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशात के बखैर रहले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। तो एक नया दिन है, एक नया मौका है और खुशगवार दिन भी है ना, क्योंकि बहुत सारा कल हमने एंजॉय किया। कल वुमेंस डे था, खाना शाना हमने खाया, घूमे भी हम। और थैंक्स टू ऑफिस को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इतनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी दी कि सब खवातीन इकट्ठी हुई और हमने एक जगह पर बड़ा मज़ा किया, एंजॉय किया। सो थैंक यू सो मच सवा न्यूज़। तो जनाब एक नया दिन है और एक नया एहसास है, नई नई खबरें भी हैं, लेकिन कुछ पुरानी खबरें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। अच्छा जी, तो वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये कि इंसान की ज़िंदगी में मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इतना बढ़ चुका है कि अब बड़ा हो या बच्चा हो सब ही इसमें अपनी कंसंट्रेशन जो है वो लगाए रखते हैं। अच्छा, आपने किस एज से मोबाइल यूज़ करना शुरू किया था? मैंने अब मतलब कि हमें तो मिला ही इंटर के बाद था। मैं कम ऑन यार, मतलब और आजकल के आप बच्चे देखें कि 3 साल 2 साल के बच्चे, हाँ, मतलब वो खाना नहीं खाते, मतलब वो सोते नहीं है अगर अम्मा उनको कोई कार्टून ना लगा दे या कुछ भी अगर उनकी कोई पसंदीदा चीज़ ना लगा दे तो वो जो है वो या तो जिद्दी हो जाते हैं या फिर रोने लग जाते हैं। तो मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों के जहनों पर क्या असरात पड़ रहे हैं, आज हम प्रोग्राम में इस पर तफसीलन बात करेंगे। तो जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल का अगर एक ही इस्तेमाल है कि आप मूवीज देख रहे हैं या आप उस पर ड्रामास देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो एक सही इस्तेमाल भी है। ऑनलाइन कारोबार के लिए काफ़ी मददगार है। अब ऑनलाइन कैसे आप काम कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात ये भी होगी कि रावलपिंडी की बेजान विकेट पर तारीखी पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट हो गया ड्रॉ। लेकिन अब बारी है कराची की, जिसके विकेट हमेशा से सपोर्टिंग रही है और जहाँ पे पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा ज़बरदस्त है और कराची का मौसम भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो बड़ा ज़बरदस्त एक टेस्ट मैच होने जा रहा है। लेकिन क्रिकेट और मोबाइल ये सब एक जगह सबसे बड़ी डेवलपमेंट एक और चीज़ है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है ना, हम कह रहे थे ना कि कुछ पुरानी खबरें जिनमें डेवलपमेंट हुई है, वो हम सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। तो सियासी मौसम जो है वो भी गर्म होता जा रहा है, चाहे पंजाब का सियासी मौसम हो या सिंध का सियासी मौसम हो, पूरे पाकिस्तान का एक अजीब सी कशमकश और हर किसी को लग रहा है कि हम जीतने जा रहे हैं। एक जानिब पीपल्स पार्टी का मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है, तो दूसरी जानिब पंजाब में हलचल बढ़ रही है। वो हलचल है मुलाकातों की, वो हलचल है राबतों की, वो हलचल है एक दूसरे को मनाने की, रूठने की। तो अपोजिशन ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेल लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। अब इस तहरीक पर 152 अरकान ने दस्तखत किए। अपोजिशन के 3 बड़ों ने तहरीक की कामयाबी का किया है दावा। आसिफ जरदारी ने कहा कि 172 से ज्यादा वोट लेंगे। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का फाइनल राउंड शुरू। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। तहरीक पर 152 अरकान के दस्तखत थे। कौमी असम्बली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी सेक्रेटेरिएट के हवाले कर दी गई। बड़े मार्के के मौके पर अपोजिशन के 3 बड़ों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मफाहिमत के शहंशाह आसिफ जरदारी ने दावा किया कि मतलूबा तादाद से ज्यादा वोट मिलेंगे। 172 से ज्यादा वोट लेंगे। सिर्फ हम बेजार नहीं हैं, जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कौमी मफाद पे इकट्ठे हुए हैं, हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। हम सब ने मिलकर बड़ी अलग के साथ कई हफ्ते हमारी मीटिंग्स हुई हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह। और उसके बाद हम इस फैसले में पहुंचे कि अब मजीद ताखीर की तो ना अवाम माफ करेंगे हमें, ना खुदा हमें माफ करेगा। पीडीएम सरबराह बोले तहरीक अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी, अब इमरान खान को कोई नहीं बचा सकता। अब इनके दिन गिने जा चुके हैं, इनकी बिसात अब लिपट चुकी है और अब कोई आइडियल बातें उनके लिए सुदबंद नहीं हो सकती। जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना था तब्दीली सरकार ने न सिर्फ आवाम और मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया बल्कि करीबी दोस्त ममालिक को भी नाराज कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातों में अरकान कौमी असम्बली ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मायूस करार दी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ शिकायतों के
अंबार लगा दिया। तो अरकान ने कहा कि बड़े सूबे में खराब तर्ज हुकूमत से तहरीक इंसाफ को परेशानी का सामना है। वज़ीर आज़म को ये यकीन दहानी भी कराई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। खान साहब ने कहा कि पंजाब में सूरत हाल बेहतर होगी और सब अरकान के शिकवे दूर करेंगे। तो ये शिकवे शिकायत है जो कि खान साहब के सामने रखे गए और उन्होंने आगे से जो कहा कि शिकायतें दूर होंगी उस पर भी उन्होंने लेकिन दूसरी ही तरफ तरीन ग्रुप अपने मुतालबे पर डट गई है। कहा है कि अब माइनस बुज़दार पर ही बात आगे बढ़ेगी। नौमान लंगड़ियाल कहते हैं कि पंजाब की वज़ारत आला के लिए जहांगीर तरीन जो फैसला करेंगे भाई कबूल होगा। और गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब ये तब्दीली का मुतालबा भी है और दूसरी जानिब जवाब भी मिल गया। तो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तरीन ग्रुप और पीटीआई में डेडलॉक बरकरार। मुलाकातें हुई, इमरान खान तक तहफ्फुज़ात पहुंचाए गए मगर बात आगे ना बढ़ सकी। माइनस बुज़दार से कम पर राजी नहीं, तरीन ग्रुप ने वाजे कर दिया। तरीन ग्रुप का एक एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी। हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को अब भी मामला सुलझने की उम्मीद है। अलीम खान साहब के बारे में और तरीन ग्रुप के बारे में क्या फैसले? सब ठीक है। अलीम खान भी ठीक है, तरीन ग्रुप भी ठीक है, बाकी दोस्त भी सारे ठीक हैं, सब इंटैक्ट हैं, पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। अच्छा सर, ये सीएम पंजाब भी यहाँ आया है, क्या कोई तब्दीली की इतला है अभी पंजाब के हवाले से? कोई तब्दीली की इतला नहीं है, सब उसी तरह रहेगा जैसे था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान ने बड़ी मेहनत से पौधा लगाया जो मजीद फले फूलेगा। जो माली अपने हाथ से पौधा लगाता है क्या वो उस पौधे को मुरझाया हुआ देखना चाहेगा? हरगिज नहीं। अब तो बाहर का मौसम आने वाला है, बल्कि नई कोपलें निकलने वाली है, नए पत्ते निकलने वाले हैं, नए फूल आने वाले हैं। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया इत्तिहादी ही नहीं तरीन ग्रुप भी इमरान खान का साथ देगा। बाहर का मौसम आने वाला है, नई कोपले फूटने वाली है, नए पत्ते शाखों पे आने वाले हैं। बड़ी मानी खेज गुफ्तगू की थी शाह महमूद कुरैशी ने भी। तो इस सब पे हम जरा बात करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है नईम हनीफ साहब। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुफ्तगू का आगाज़ अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर से करूँ मैं? जी प्लीज। अब बचा हूं मैं आखिरी किरदार, अब खतरनाक हो गया है किस्सा। आप इससे एग्री करते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, मैं तो हमेशा आपकी हर बात से एग्री करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कोंफलों का जिक्र किया, जो फूलों का जिक्र किया, जो पौधे का जिक्र किया, तो बाज़ औक़ात आपका लगाया हुआ पौधा और उस पर खिलने वाले फूल जब नज़रअंदाज होते हैं तो वो मुंह मोड़ लिया करते हैं। तो यहाँ पर सिलसिला जो है ना कुछ इसी तरह का है कि घर के चिराग जो है ना उनकी हिफाजत मैं शुरू से कहता रहा कि इमरान खान साहब को करना होगी। मुखालिफ हवाओं से जो है घर के चिरागों को अब जो है सिर्फ खतरा है कि कहीं उनसे आग ना भड़क उठे। तो वो सामने आ भी गया। जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप का जो मिलाप है और उसके बाद उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है, उनकी नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह वसीम अकरम प्लस है। वज़ीर आज़म साहब के पसंदीदा जो वज़ीर आला हैं, जिनके लिए आज भी वो बज़िद हैं और वो उस फैसले से पीछे एक कदम भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और कल जब अदम एतमाद की तहरीक आते 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 आ ही गई तो भी उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला के ओहदे से नहीं हटाएंगे। वो अपनी ही पार्टी के अंदर बनने वाले धड़े का जो मौक़िफ़ है उसको इस इशू पर बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, ना मानेंगे और उस्मान बुज़दार ही उनके वज़ीर आला रहेंगे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जो नाराज़ धड़ा है उसमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो उस वक्त नाराज़ हुए जब उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। दूसरी तरफ जो है सूरत हाल ये है कि ओपोजिशन का एतमाद भी बला का है। ओपोजिशन का ये कहना है और ओपोजिशन का जो टारगेट है वो ओपोजिशन अराकीन से ज़्यादा, वो इत्तेहादियों से ज़्यादा इस वक्त पीटीआई
के जो नाराज अराकीन हैं वो उसको वो फोकस कर रहे हैं और वो एक बड़ी तादाद बनती जा रही है। जब जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप का इत्तेहाद होता है वहां भी 40 के करीब मेंबर सूबाई असेंबली और तकरीबन 15 के करीब और इससे भी ज्यादा कल इतलात आ रही हैं ये मेंबर कौमी असेंबली जो हैं उनके साथ ऑन बोर्ड हैं। अब जो है ना सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि ये जो धड़ा है जहांगीर तरीन अलीम खान ग्रुप ये भी हकूमती जो अराकीन हैं इस वक्त मेंबर कौमी असेंबली हैं उनसे राब्तों का आगाज उन्होंने कर रखा है। कल रात से उन्हें ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो अब सूरत हाल फैसल ये है कि ये रावलपिंडी टेस्ट नहीं रहा जो ड्रा हो जाएगा, इसका फैसला होना है। अब एक शेड्यूल आ गया है, आईनी शेड्यूल के मुताबिक जो है जाहिर है कि वोटिंग होनी है, शो ऑफ हैंड होना है और इसका नतीजा आना है। तो इस वक्त सूरत हाल जो है बिल्कुल एक फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। इसमें गवर्नमेंट के पास बददस्तूर इत्तेहादियों को अपने अराकीन को देने के लिए बहुत कुछ है। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस बात का इशारा किया जो है वो उससे पहले शेख रशीद साहब ने इशारा किया कि वो हकूमती अराकीन के साथ साथ उनको इंटैक्ट रखने की कोशिश के साथ साथ अपोजिशन 15 के करीब जो अराकीन हैं उनसे भी जोड़ तोड़ के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो जाहिर है कि दोनों तरफ से एफर्ट्स की जाएंगी मगर हुकूमत के पास अब भी देने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो वजारत आला वाले इशू पे आखिरी वक्त पे भी कंप्रोमाइज कर जाते हैं तो भी चीजें जुड़ जाएंगी, तो भी लोग इंटैक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा इत्तेहादी जो डिमांड्स कर रहे हैं, अगर MQM है उसमें काफ लीग है, इसमें काफ लीग जो हांडी की बात करती रही वो शायद उसमें थोड़ा सा देर कर दी इस दफा काफ लीग ने। अब वो सूरत हाल ये है कि एक तरफ जब लाहौर में ज़हूर अलाई पैलेस में आसिफ अली जरदारी भी जा रहे हैं मिन्नत समाजत के लिए, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं दरखास्त लेकर, सिराजुल हक भी जा रहे हैं और फजलुर रहमान भी जा रहे हैं। आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि कल चौधरी शुजात जो हैं वो बीमार भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। कल उन्हें जो है फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचना पड़ा और अपने साहबजादे सालिक हुसैन के साथ उन्होंने और तारक बशीर चीबा जो उनके मिनिस्टर हैं उनके साथ जाकर मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से। उसके बाद वो इस्लामाबाद में ही आसिफ अली जरदारी साहब से भी मिलेंगे, शहबाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे। तो थोड़ा सा इत्तेहादी जो हैं उनसे अब उन तवज्जो हटी है अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी। अब जो बड़ा धड़ा है जो एक फैसला कुन धड़ा साबित हो सकता है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो जहांगीर तरीन खान ग्रुप और अलीम खान ग्रुप है जिनका इत्तेहाद हो चुका है। और ये भी इत्तलात है कि अलीम खान कि हम ऐड करें कि हमने देखा कि जहांगीर तरीन ने बड़ा साथ दिया उस वक्त जब वो बड़े, आपको याद होगा कि लोगों को शामिल करने की बातें हो रही थी उस वक्त, बड़ी मीम्स भी होना लाइटर नोट में कहूँगी कि सामने आ रही थी कि वो जा रहे थे और लोगों को लेके आ रहे थे। अच्छा, अगर कल खान साहब की हुई बात पे अगर हम थोड़ी आपसे डिस्कशन करना चाहें, आपका कमेंट मैं लेना चाहूँ। कल खान साहब ने कहा कि मैं इन्हें ऐसी शिकस्त दूंगा कि ये याद रखेंगे और जो ये तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं ये इनका आखिरी अरवा, इसके बाद ये कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि प्लीज आपकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज इतनी है, इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा, किस तरफ खान साहब इशारा कर रहे थे। देखिए, पहले तो जो खान साहब के वज़ीर आज़म साहब के जो मशीरान हैं उन्होंने कल से पहले तक खान साहब को ये यकीन दिला रखा था कि ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं कर पाएगी। मगर कल 152 जो है अरकान के दस्तखत के साथ वो शेर आया के मुस्ताक वो तहरीक अब आ चुकी है। अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। और जहां तक जहांगीर तरीन खान साहब का जिक्र आपने किया, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब सियासत का कप इस मुल्क में इमरान खान साहब ने जीता और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए तो उस खेल में जहांगीर खान तरीन और अलीम खान ये दो इमरान खान साहब के ओपनिंग बैट्समैन थे।
इनकी परफॉर्मेंस के साथ, इनकी 50s के साथ, इनकी सेंचुरीज के साथ, इनकी इनिंग्स के साथ इमरान खान साहब वजीर आजम बने, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि वक्त का पहिया है। अब जहांगीर तरीन खान का वो जहाज जो इमरान खान साहब के लिए उड़ा करता था, क्या अब वो उनके खिलाफ तो नहीं उड़ेगा? मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस धड़े का यकजा होना और यकजा होके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने 1 पॉइंट एजेंडा रख देना कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं होंगे तो हम नज़रसानी करेंगे कि हमने हुकूमत के साथ अदम एतमाद की तहरीक में किस तरह चलना है। उसके लिए मेरे पास जो इतलात हैं कि अलीम खान साहब जो हैं वो आइंदा 1-2 रोज में लंदन का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे की बड़ी अहमियत है। इस दौरे में वो जहांगीर खान तरीन के साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद चूंकि जहांगीर खान तरीन के ग्रुप ने जो तमाम तर मैंडेट है, जो तमाम तर अख्तियार है, वो जहांगीर खान तरीन को दे दिया है कि वो स्याही करें, वो सफेदी करें, वो जो भी फैसला करें, पूरा ग्रुप जो है वो उनके पीछे खड़ा है। इसी तरह अलीम खान साहब के भी जो ख्यालात हैं इससे मिलते जुलते हैं। वो इस ग्रुप के साथ अमरता के बाद जहांगीर खान तरीन के फैसले को ही देख रहे हैं। यकीनन इस मुलाकात में वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जहांगीर खान तरीन अलीम खान को कुछ इश्यूज पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अब लंदन से जो फैसला आएगा उससे ये नतीजा निकलेगा कि पीटीआई के अंदर जो नाराज धड़ा है वो अदम एतमाद की तहरीक में क्या अपना रोल प्ले करेगा। और इसी के साथ साथ जो है अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो भी ना सिर्फ जहांगीर खान तरीन से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कबल लंदन से भी और पाकिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अलीम खान साहब से राब्ते किए हैं और उनका ये कहना है कि 40 के करीब अरकान जो है वो सूबाई असम्बली उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, जिसमें 10 वुज़रा शामिल हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक नाराज रुकन जिसको अहदो पैमा के मुताबिक, वादे वईद के मुताबिक जो है आपने वो मुराद, वो ओहदे नहीं दिए, उनकी तो समझ में आती है, मगर जो वुज़रा हैं जो 3.5 साल से जिनके पास वजारतों के कलमदान हैं वो किस तरह इस धड़े का हिस्सा बन चुके हैं, ये बात बड़ी तशवीशनाक है हुकूमती हलकों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए कि जिनको वजारतें दे दी गई, जिनको जो है वो ओहदे दे दिए गए, जिनको मुराद दे दी गई, वो किस तरह नाराजगी के साथ इस धड़े में आ चुके हैं। तो ये बड़ा अहम सवाल, खासी मुश्किल है। बिल्कुल। और खास तौर पे जो है ना फैसल देखिए ये जी अच्छा ये आपने बात की, यानी कि समझा यही जाए कि एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत के फैसले जो हैं वो 7 समंदर पार लंदन में होने जा रहे हैं। अच्छा, खान साहब ने फिर अब लंदन की बात कर ही रहे हैं तो इसी से जुड़ा सवाल है कि खान साहब ने कल कहा कि जी बैरूनी क़ुव्वत का हाथ है इस गवर्नमेंट को जो ना छेड़छाड़ करने में, किधर इशारा कर रहे हैं वो? देखिए, ये जो बैरूनी क़ुव्वत वाला कल का उनका बयान है, ये जो मेल्सी वाली तकरीर है, ये सेम बयान है। आप इसको उसी के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये बात कर भी चुका हूं कि आज अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती इस मुल्क में और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती तो तकरीबन वज़ीर आज़म हाउस से सेम स्टेटमेंट जारी किया जाता, सेम बयान आता कि बैरूनी क़ुव्वत जो है वो उनको हटाना चाह रही है। इसी तरह के धांधली के जो है दावे किए जाते हैं, इसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती है, इसी तरह उनके अराकीन को ख़रीदने की बात की जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, मगर ये है कि जो शुरू में आपने बात की कि 33 साल बाद जो है अब देखते हैं कि तारीख बदलती है या ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है कि हुकूमतें वक्त के ख़िलाफ़ और हाकमे वक्त के ख़िलाफ़ होने वाली अदम एतमाद नाकाम रहती है, या अपोजिशन जिस तरह दावा कर रही है कि वो तारीख बदल देगी वो कामयाब होती है। लेकिन इससे कबल इस तरह का इत्तेहाद कभी अपोजिशन का किसी भी अदम एतमाद की तहरीक में फैसल देखने में नहीं आया। कल का स्टेज आप अगर नोट करें, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कंडक्ट कर रहे थे, उनके लेफ्ट साइड पे मौलाना फजलुर रहमान थे, उनके राइट साइड पे शहबाज शरीफ थे। मैं उस हिस्ट्री पे जाना नहीं चाहता कि एक दूसरे के खिलाफ किस तरह के इनके ख्यालात रहे, मगर ये सूरत हाल बहुत डिफरेंट हो चुकी है। और इसमें जो ज़्यादा गेन किया है वो पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी ने किया है बड़ा स्मार्टली। इस पूरे सिनारियो को, इस सारी सूरत हाल को पीपल्स पार्टी ने कैश किया है। ग्राउंड पर गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों में सिर्फ पीपल्स पार्टी दिखाई दी है। और बिलावल भुट्टो का मार्च आप देख लें, इस मार्च के साथ स्केड्यूल किया गया है अदम एतमाद की तहरीक को कि जैसे ही ये मार्च सिंध से निकलेगा और जब वो इस्लामाबाद दाखिल होगा उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जाएगी। इस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे नून लीग की क़यादत में, मगर मियां नवाज शरीफ जो है वो ये वादा कर चुके थे आसिफ अली जरदारी के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, कि मार्च के इख्तिताम पर ही तहरीक पेश की जाएगी। नून लीग का ये ख्याल था कि इस सूरत हाल में नतीजा कुछ भी होता है, मगर पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे सिंध में, पूरे पंजाब में और पूरे मुल्क में एक भरपूर कैंपेन जो है वो कर रही है। और इसी तरह पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान जरूर हैं, मगर गुज़िश्ता 15 रोज से पूरी अपोजिशन को आसिफ अली जरदारी लीड करते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखना यह है कि ये इतना बड़ा इत्तेहाद, और उसके बाद अभी जो है बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके बाद जीडीए है, उसके बाद नाराज रुकन है, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। जमात इस्लामी का एक वोट है, उनके साथ भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू है, इत्तेहादियों से बात होगी, अभी काफी मैच बाकी है। जी बिल्कुल। और नईम साहब एक और चीज ना, ये तो आपने अपोजिशन की बात कर ली, अगर हम हुकूमत के उन लोगों की बात करें जो कि थोड़े नाराज हैं, जैसे कैम है, तो एक बड़े शहर में एक बड़ी आमद भी होने जा रही है, क्या लग रहा है कुछ बड़ी मुलाकातें भी होंगी और फिर बड़े फैसले होंगे? देखिए अब जो है ना भरपूर अंदाज में खुफिया मुलाकातें भी होंगी, जिनमें डिमांड्स पेश की जाएंगी, अपने मुतालबात पेश किए जाएंगे, अपनी ज़रूरियात जो हैं वो सामने रखी जाएंगी, उसमें वादे वईद भी होंगे, उसमें अहदो पैमा भी होंगे। बहुत सी मुलाकातें ऑन दी रिकॉर्ड की जाएंगी, फ्रंट ऑफ कैमरा की जाएंगी। ये मैं एक मिसाल दोबारा से देना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो काफ लीग से उन्होंने मुलाकात की, चौधरी परवेज़ लाई मौजूद थे, चौधरी शुजात हुसैन मौजूद थे, उनके तमाम वज़रा मौजूद थे। जब वो निकले तो उनकी तरफ से ये बयान आया कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ किसी किस्म की अदम एतमाद पर गुफ्तगू नहीं हुई, जबकि दूसरी तरफ उसी मुलाकात में मौजूद फवाद चौधरी, खुसरो परवेज़ और उनके जो दीगर वज़ीर थे, उन्होंने जो है वो खबर लीक की कि अदम एतमाद की तहरीक पर बात हुई। उन्होंने पंजाब के लिए दरख्वास्त की कि वजारत आला पंजाब जो है वो काफ लीग को दी जाए। उधर मोनस लाई जो है इमरान खान साहब के सामने खड़े होकर ये तकरीर फरमाते हैं कि ये सियासी तमाशा है जो ज़हूर लाई पैलेस में जारी है, इसका अदम एतमाद से और काफ लीग से कोई ताल्लुक नहीं, हम आपके साथ डट कर खड़े हैं। अरक बशीर चीमा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, हमने अभी फैसला नहीं किया। तो ये जो है खुफिया मुलाकात, फ्रंट ऑफ कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड बात, ऑफ द रिकॉर्ड बात, ये सिलसिला, ये जो खेल है गुडी गुडी का, ये जारी रहेगा उस वक्त तक जब 1 घंटा भी रह जाएगा इस अदम एतमाद की तहरीक को एग्जीक्यूट होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए। आखिरी वक्त तक जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहेगा। मगर यहाँ मैं दाद दूंगा फिर भी कप्तान को कि बड़े मजबूत असाब का फिलहाल मुजाहरा कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है कम अज कम पीटीआई के अंदर, चेयरमैन पीटीआई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज उनके वुज़रा की निस्बत अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है, और वो ये तासुर दे रहे हैं कि उन्होंने भी पूरा मुकाबला करने के लिए तैयारी मुकम्मल कर रखी है। बहुत शुक्रिया नईम हनीफ आपका। जो सियासी माहौल है, वैसे तो हम रोज़ाना आपको कहते हैं कि गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा गर्म इस पूरी हुकूमत के टेन्योर में शायद ही कहीं हुआ हो, जहाँ पे तहरीक अदम एतमाद जो है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है, और इसके बाद एक जानिब आपकी अपोजिशन है, दूसरी जानिब आपके अपने बंदे नाराज हुए हैं। मतलब कि ये एक ऐसा तालाब है, हाँ, ऐसा तालाब है कि जिसमें न डूबते बन रहे हैं न उभरते बन रहे हैं। और मैं आपको कहती थी ना कि हर किसी को ये लग रहा है, मतलब वो अपोजिशन है, ये हुकूमत है, कि हम जीत रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। तो अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम औरंगजेब आज भी डायरेक्शन देती नजर आई। मुर्तज़ा वहाब ने उन्हें पीछे हटाया और आसिफ अली जरदारी का माइक ऑन किया। जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आए तो प्यास ने सताया, इशारे से मौविन को बताया, सिक्योरिटी एहलकार ने स्मार्ट वॉच पर पैगाम चलाया और फिर पानी आया।
सवालात सेशन में मुर्तजा वहाब को मरियम की डायरेक्शन ने सताया। सवाल है 1 मिनट जी, ऐसे जी कर लेना, बारी बारी कर ले जी, बारी बारी। नवीद जरदारी की तरफ सवाल आया तो मुर्तजा वहाब ने मरियम को हटाकर खुद माइक चलाया। उधर जरदारी की बात जारी थी तो इधर मरियम की डायरेक्शन। मुर्तजा वहाब को मरियम की आवाज नागवार गुजरी। सबर जवाब दिया तो मरियम का कंधा थपथपाया और इशारे से समझाया। नो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने को आई तो मरियम यहाँ भी फ्रंट फुट पर आई। इससे पहले कि जरदारी कुछ बोलते, माइक ऑफ किया और वाइंड अप की सदा लगाई। तो अभी बात करेंगे खान साहब की, जो कि आज कराची पहुंच रहे हैं। एक रोज़ा दौरा है और अपनी इत्तेहादी यानी MQM पाकिस्तान से वो मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म MQM पाकिस्तान के आर्ज़ी मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। इमरान खान नेशनल स्टेडियम में एहसास प्रोग्राम के तहत तकरीब में शिरकत भी करेंगे। गवर्नर हाउस में PTI के अरकान सिंध असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और अवामी इज्तिमा में शिरकत और खिताब भी होगा। ज़राए के मुताबिक सरबराह फंक्शनल लीग पीर पगारा ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से माज़रत कर ली है। तर्जुमान GDA के मुताबिक पीर पगारा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुलाकात से माज़रत की है। GDA के कौमी असम्बली में 3 अरकान हैं। अभी लेते हैं ब्रेक और जब ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो और भी बहुत सारी खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है हमने। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब ज़रा बात करेंगे हम गुज़श्ता रोज़ की, यानी कल हमने देखा कि ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ जगहों से आवाज़ें उठी, कॉन्फ्रेंस हुई, अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ़ तक़रीर मुनक़िद की गई। लेकिन औरतों के आलमी दिन पर एक चीज़ है जो कि हर साल मुनक्किद होती है, वो है औरत मार्च। तो औरत मार्च एक इस्तिलाह है ख़वातीन के हुकूक़ की कि मुआशरे में उन्हें मर्दों के बराबर हुकूक़ हासिल हों और वो बग़ैर किसी की मदाखलत के हर लिहाज से अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक आवाज़ है, ये एक सोच का इजहार है, ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने ख़यालात का इजहार किया जाता है कि हम किस किस चीज़ से इस मुआशरे में परेशान है। बट फैसल सवाल ये है कि यहाँ पर मौजूद हर खातून का मौक़िफ़ एक जैसा था या फिर उनका सोचने का अंदाज या वो आपस में ही हमें कंफ्यूज नजर आ रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सवाल उठाया हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने। उन्होंने ये इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है, तो चलिए इस कोशिश को देख लेते हैं। औरत मार्च का 5वां साल, मुतालबात अपनी जगह, बैनर्स पे लिखे हुए नारे अपनी जगह, इरादों की बुलंदी अपनी जगह, शिकायत अपनी जगह। तो फिर बदला क्या? आइए पूछते हैं। हमारी इस जद्दोजहद का मकसद इस बातचीत को हर घर में शुरू करना चाहिए कि बराबरी के हकूक़ होने चाहिए और वो हम करने में कामयाब हो गए। एकदम से सारे हमारे राइट्स तो नहीं हमें मिलने वाले, इसीलिए हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे सारे हुकूक हमें नहीं मिलते। थोड़ी अवेयरनेस आनी शुरू हुई है कि मर्दों को अब बिहेव करना पड़ेगा और औरतें अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, बात कर सकती हैं और औरतों ने भी अपने लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की है। पाकिस्तान में औरतों के डिफरेंट तरह के मिसाइल हैं। सबसे पहले तो ये है कि उनको जॉब नहीं करने देते कि जी आप जॉब नहीं करें, आप लड़कियां घर पे बैठें, आप हमारी जिम्मेदारियां, लेकिन जिम्मेदारी पूरी भी नहीं करते। फिर अगर वो गोल रोटी नहीं पका सकती, वो भले टेढ़ी भी पकाए, उसे एटलीस्ट बुरा ना बोले कि तुम्हें गोल रोटी नहीं आती बनाना। इसलिए आ रहे क्योंकि हम नाराज़ हैं और एक वजह से नाराज़ हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है हमारे लिए। मैं अभी की बात आपको बताती हूँ कि हम लोग जब गेट से इंटर हो रहे तो पुलिस वाले खुद कह रहे हैं ये भी औरतें हैं। तो क्या मतलब है? मतलब हम लोग क्या हैं? कोई हम लोग को अनोखी चीज़ है क्या है? अगर हम खुद ही बच्चों की अच्छी तरबियत करें, हम उन्हें सिखाएं कि
औरत की इज्जत कैसे करनी है। अगर मैं अपने बेटे को सिखाऊं तो आगे जाके ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर मैं अपनी बेटी को सिखाऊं कि इंसानियत की कैसे इज्जत करनी है तो आगे ये प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होंगी। कायदे-ए-आज़म के मज़ार के सामने औरतों ने जलसा किया है, इतनी बड़ी तादाद औरतें की है और हर तबके की औरत है। सो लॉन्ग लिव औरत मार्च। आज़ादी का परचम लहराए औरत मार्च के शुरका का कहना है कि ये माशरा उन्हें बराबरी के हुकूक नहीं दे रहा, उनके साथ जानिबदाराना सुलूक रखा जाता है। लेकिन हमें ये किसी ने भी नहीं बताया कि हर साल 8 मार्च को औरत मार्च के जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वो आवाज़ बुलंद करती है, वो सारा साल उनके लिए क्यों कुछ नहीं करता। कैमरामैन जीशान अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं क्या कर रही हैं अभी? मैं मोबाइल फोन यूज कर रही हूँ। ये तो मैंने देख लिया, लेकिन उसको क्यों यूज कर रही हैं? इसको मैं इसलिए यूज कर रही हूँ इतना कंपल्सिव है ये, इतना ज्यादा जान ही नहीं छूटती। बिल्कुल फैसल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि आजकल हमने अपनी जिंदगियां इतनी मसरूफ और इस तरह की कर ली हैं कि हमें हर जगह मोबाइल फोन की जरूरत होती है। हम खा रहे हैं, हम सोने के बाद जब उठते हैं आधी आंख से सबसे पहले मोबाइल देख रहे होते हैं कि किसी का मैसेज हमें पता नहीं क्या हो गया है। हम किसी काम वाली जगह पर हैं, 2 मिनट का भी अगर हमें फारिग वक्त मिलता है ना, फौरन से मोबाइल। और ये तो हम अपनी बात कर ली, ये जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए खतरनाक है ये चीज़, इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वालिदैन के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। क्योंकि अब बच्चे हमारे जो हैं वो कहते हैं ना, वो ऐसे आना शुरू हो गए बच्चे मार्केट में कि ना वो मोबाइल के बगैर खाना खाते हैं, ना वो मोबाइल के बगैर कोई काम करते हैं। अगर उन्होंने पढ़ना है तो साथ उनको मोबाइल चाहिए होता है। फिर मैं इशू ये भी तो है ना कि कोविड के टाइम में जब ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ, उनका स्क्रीन टाइम वहाँ भी बढ़ गया। जहाँ एक जानिब वो बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए उस स्क्रीन टाइम को बढ़ा रहे थे अपना, वहीं पे एंटरटेनमेंट के साथ अब एजुकेशन में भी उनके साथ कंपलसरी हो गया कि आपने भाई इसी पे करना है काम। और इस वजह से बच्चे क्या, हमारे जो अब के बच्चे हैं ना, वो तो आउटडोर गेम्स और जो चीज़ें हमने बचपन में एंजॉय किया ना, उनको मिस करते हैं। वो उनके लिए है ही नहीं, मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा खेलते हमें नज़र आते हैं। ऊपर से जैसे फैसल ने कहा कि जब कोविड आया तो सब कुछ और बदल गया, यानी मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल और हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो बच्चों ने मोबाइल में लगे रहना है। इसके अलावा मैंने कुछ माएँ ऐसी देखी हैं जिनको बच्चे जो है ना ब्लैकमेल करते हैं कि अम्मा अगर मोबाइल नहीं आप देंगे ना तो ना तो हम सोएंगे और ना ही हम खाना खाएंगे। मतलब मेरे अपने घर में सोच लें अभी ठीक है, ये सोच लें आप, समझ रहे ना आप, सोच लें। तो इस सब पे हम बात करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज। बड़ा अहम ये मामला होता जा रहा है, क्या असरात होते जा रहे हैं बच्चों पे, खास तौर पे बड़ी शिकायतें लेके आते हैं, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, माएँ कहती हैं मेरे बच्चे की आंखों में दर्द हो रहा है। तो छोटी सी बात है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कितना असर हो रहा है, ज़रा ये बताएं। बहुत ज़्यादा। देखिए, वैसे भी कोई चीज़ एक्सेसिव करने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, राइट। स्क्रीन टाइम प्री कोविड एरा में रिसर्चर्स बताती थी कि सिर्फ 20 मिनट्स होना चाहिए बच्चों के लिए, वरना उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैग हो जाती है उनकी एज से। और 20 मिनट्स, अब सोचिए 20 मिनट्स में तो शायद वो एक कार्टून सीरीज़ भी नहीं देख सकते। बट कोविड के बाद रिसर्चेस हुई, नाउ दैट वी नो कि ऑनलाइन क्लासेस होती है, बट स्टिल 40 मिनट्स इज स्टिल अ टाइम। 40 मिनट्स से ज़्यादा एक वक्त में बच्चे को हमें लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी स्क्रीन नहीं देना चाहिए। इवन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि 40 मिनट्स भी साथ नहीं हो, विद द ब्रेक्स हो। क्योंकि आपके माइंड में एक ओवरवेलमिंग सी चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हो बिकॉज एक टच पे सारी चीज़ें हो जाती है। एंड देन यू नो पेरेंट्स से दैट बच्चा गेट्स हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव, उसको फ़ौरन से एक चीज़ें चाहिए होती है। अच्छा अमरीन, जैसे हम अक्सर में ये आम माएँ जो कि इस वक्त हमें देख रही हैं, वो अपने बच्चों की वजह से इस लिहाज से भी बहुत परेशान होती हैं कि बच्चा चाहे 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, वो पहले बच्चों को ये आदत डाल देती हैं। बच्चा रो रहा है, फ़ौरन मोबाइल दे दिया, बच्चा चुप हो गया, बच्चा खाना नहीं खा रहा, फ़ौरन मोबाइल पे दिखा दिया। लेकिन फिर बाद में वो खुद परेशान होती हैं इस चीज़ से। उन माओं के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? अगर बच्चा रो रहा है, आया उन्हें आप रोने दें, एक टाइम पे खुद ही चुप हो जाएगा, या इसका कोई मुतबादिल भी है? जी देखिए, सबसे पहले तो 5 साल तक होती है डेवलपमेंटल एज। इसमें आप जो आदत डलवाएंगे ना, पूरी ज़िंदगी वो चलेगी। फिर आप आगे हमसे शिकायत करते हैं कि ये कहता है, ये कहता है, बिकॉज आपने वो आदत डलवाई है। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक यू हैव ऑलरेडी मैंशन। बच्चे को स्क्रीन टाइम से ज़्यादा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करें, उसकी उस पर कि आप जाएँ खेलें, बहनों भाइयों के साथ खेलें, मोहल्ले में खेलें, कज़न्स के साथ खेलें, या अदर
अदर एक्टिविटीज़ करें। देखिए कभी कभी रोना, अगर आप रोके फ़ौरन से चीज़ें दे देंगे तो बच्चा ये सीखेगा कि अच्छा मैं रोऊंगा तो मुझे चीज़ें मिल जाएगी, और ये रिपीट करता रहेगा, ये पूरा एक स्केड्यूल बन जाता है। ठीक है, सो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको बच्चों को रोने देना चाहिए, सो दैट उसको ये मैसेज नहीं जाए कि मैं रोऊंगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। हम हमेशा चाहते हैं ऑल्टरनेट में कि बच्चे को बोले कि आप एक काम करें, हम आपको ये एक्टिविटी करवाते हैं, साथ इंडल्जो, टाइम दे बच्चों को। आजकल के पेरेंट्स टाइम देते हैं बच्चों को? बिल्कुल नहीं देते। मैं इसी चीज़ पे आ रहा था कि हमने बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात कर ली, उन पे क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है उनकी आंखों के थ्रू, वो उस पर बात कर ली, और हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर बात करें। ये जो पेरेंटहुड साइकोलॉजी बन चुकी है कि ये लो और मेरी जान छोड़ो, इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चे जो बड़ा करता है वही बच्चा देखता है, वही करता है। अब सॉरी टू से मोबाइल जब अब्बू आके यूज़ करेंगे घर में ऑफिस के बाद और वो लगे हुए उस पर, बच्चा वही देख रहा है, वो वही कर रहा है। हमारा बच्चों के साथ टाइम, जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है? वालिदैन को ज़रा इस पे तो ज़रा थोड़ी सी सर्विस करें ना। बिल्कुल, देखिए एक तरह से आई अंडरस्टैंड दैट अभी दोनों मेल फीमेल माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड रिप्लेस द फैमिली टाइम। फैमिली टाइम एक बच्चे की इमोशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब तक आपसे कंफर्टेबल होकर आपको अपनी बुलिंग के बारे में और अब्यूज़ के बारे में तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो आपसे कंफर्टेबल नहीं होंगे, जब तक आप उनको अपने बचपन के बारे में नहीं बताएंगे। और ये डिस्कशन कब होगी? ये डिस्कशन रात को सोने के बाद तो नहीं हो सकती है, या फ़ोन देखते देखते थोड़ी ना हो सकती है। ये तब हो सकती है जब साथ में डिनर करें, आप लंच करें एक साथ डिस्कशन करें कि ओके आई हैड दोज बैड टाइम्स टू, तुम बताओ, और बच्चा पे ट्रस्ट करके आपसे शेयर करेगा चीज़ें। अच्छा अमरीन, एक और चीज़ है, हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत अलमिया है कि हम ये कहते हैं कि जैसे फैसल ने जिक्र किया ना कि माँ बाप जो करते हैं बच्चा देखते हुए वो वही कर रहा होता है। मुझे ये लगता है कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं या कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की शायद ग्रूमिंग या उनका ब्रॉटअप ही ऐसा देते हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स पे उस लिहाज से एतमाद नहीं कर पाता, और उसे लगता है कि शायद कोई और है या कोई और जिसके साथ मैं ये चीज़ डिस्कस कर सकूं। आप मेरी बात से एग्री करती हैं? हमारी सोसाइटी में ये चीज़ ज़्यादा होती जा रही है, जैसे आपने कहा अम्मा भी जॉब कर रही है, अब्बा भी जॉब कर रहे हैं। देखिए स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से यूजुअली ये चीज़ें होती है कि बच्चा इज़ नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू द पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्राइमरी केयर गिवर का रोल होना ज़रूरी है, लाजमी है। बेस्ट थिंग इज़ कि वो पेरेंट्स ही वो प्राइमरी केयर गिवर हो जिससे वो बात करे, जिससे वो कंफर्टेबली, बिकॉज वी नो दैट पेरेंट्स कभी उस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेंगे, राइट। बट एनी हाउ उस बच्चे में इन केस अगर पेरेंट्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मुल्क से बाहर है, एक प्राइमरी केयर गिवर का होना ज़रूरी है ताकि बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखे। वरना देखिए सप्रेस करेंगे, आगे चल के वो ट्रॉमा बन जाएगा, ट्रॉमा बनेगा। अच्छा मुझे अमरीन अब ज़रा वालिदैन को, अम्मियों को, अब्बुओं को ये बताएं कि अगर आप अपने बच्चों के साथ एक तो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे और दूसरा आप उनको मोबाइल में झोंक रहे हैं बेसिकली, और वो बच्चा अब वो बच्चा है वो यूं रख के तो करेगा नहीं, बेचारे के इतना सा आर्म होता है, उसने यूं रखना है ऐसे, उसकी शुआएं कितनी डिस्टर्ब कर रही हैं। कौन कौन सी साइकोलॉजिकल डिजीज़ में हमारे बच्चे इतनी अर्ली एज में आ सकते हैं? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मैं आपको बताती हूँ, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसमें ADHD, LD, ऑटिज़म वगैरह भी आता है। इस स्क्रीन टाइम से वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चों में ADHD के चांसेस होते हैं या कुछ थोड़े से इश्यूज होते हैं, स्क्रीन टाइम की वजह से वो माइल्ड ADHD सिवियर ADHD के तहत सामने आता है, बिकॉज इम्पल्सिविटी तो होती है ना, इम्पल्सिविटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है। और वी आर वेरी स्पेसिफिक कि आप स्क्रीन टाइम मिनिमम टू मिनिमम रखें, सिर्फ 5 मिनट का रीइंफोर्सर रखे अगर आपको रखना है तो, बिकॉज ये चीज़ें ट्रिगर कर जाती है आपको, और फिर आपको चाहिए होता है कि मुझे फ़ौरन से ये सारी चीज़ें चाहिए, एक क्लिक में ये यहाँ से ग्लास चला जाए, एक क्लिक में ग्लास आ जाए। अच्छा इफ़ यू अलाउ मी, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। अच्छा अमरीन देखें, इशू क्या है? इशू ये है कि जी मोबाइल पे आपने वीडियोस देखनी है, क्योंकि अब टीवी बच्चे जो है ना इतने शौक से नहीं देखते। अब तो हमारे पास वो गैजेट्स आ गए हैं कि हमारे पास नेटफ्लिक्स से लेके यूट्यूब सब हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे है, तो कुछ हैक्स तो हो सकते हैं ना कि वही चीज़, बिकॉज किड्स आर नॉट इनटू दिस के आप
किस चीज़ पे देखें, किड्स आर इनटू दिस कि आप क्या देखें। तो थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकली उनके साथ खेला जाए, बोले कि यार ये क्या है, तो छोटी स्क्रीन हटा उसको, वो देखो टीवी पे आ रहा है ना, तो आप उनको पहले तो वहाँ शिफ्ट कराएं ताकि उनका जो देखने का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो। इस तरीके के कुछ हैक्स हो सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, डिस्टेंस आई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप करीब से देखते हैं तो फिर आपकी वो आई साइट लिमिट हो जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको दूर देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि स्क्रीन टाइम को आप ऑल्टरनेट कर सकते हो विद द फैमिली टाइम। फैमिली के साथ बुला बैठे पेंटिंग करें, साथ में मदर भी पेंटिंग करे, बच्चे को मैच करने दे। यूजुअली मदर्स या पेरेंट्स आर वेरी कॉशियस के पेंटिंग करेंगे तो हमारे घर का फर्श खराब हो जाएगा, फ्लोर खराब। लेट इट बी, दैट इज पार्ट ऑफ चाइल्ड, दैट इज ब्यूटी। कुछ साल के बाद आप ये मिस करेंगे जब बच्चा अपने रूम में लॉक लगा के फोन पे बात कर रहा होगा। तो आपको ये होगा कि हम शुरू से उसकी ग्रूमिंग या हम शुरू से उसको ऐसा माहौल दे देते हैं। कलरिंग, ड्राइंग, ये सारी चीजें, प्ले डो रखे, वाटर फाइट्स करें, मैं तो कहती हूँ कैरम खेलें, कैरम खेले, लूडो खेले, राइट? अच्छा, rather than having the Ludo star, लूडो घर पे खेले। ठीक है अमरीन, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, आने के लिए, टाइम देने के लिए। और फैसल वही बात है ना कि ये ज़्यादा चीज़ माँ बाप पे है कि माँ बाप बच्चों को किस तरह मोल्ड करते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दे दो, या फिर वो ये कहते हैं कि बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से सिखाते हैं। जैसे आपने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि छोटी स्क्रीन से हटाओ और वो बड़ी स्क्रीन पर जो अम्मा अब्बा देख रहे हैं, बेटा तुम भी हमारे साथ बैठ के वही देखो। अब एक ब्रेक ले लें। मान गई ना फिर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं दोबारा से मोबाइल के इस्तेमाल की। जैसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत पे बहुत से असरात मुरतब होते हैं, लेकिन इसी चीज़ का, इसी टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, जिससे क्या होता है आपकी इनकम बड़ी अच्छी हो जाती है। यानी आप मोबाइल के थ्रू ही ऑनलाइन कारोबार करते हैं और ये कारोबार पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। ऑनलाइन काम के लिए किसी दुकान की आपको ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बहुत से लोग ऑनलाइन कारोबार से लाखों रुपए महाना कमाते हैं। लेकिन ख़वातीन इस मामले में शायद अब पीछे नहीं रही हैं, या हम ये कहते हैं कि वो जो है मर्दों के शाना बशाना है, या फिर ये कहते हैं कि उनके लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म भी सामने आ रहा है जिस पर वो अपना कारोबार रजिस्टर करवा सकते हैं और महाना अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। यकीनन कुछ न कुछ मसले मसाइल तो होते हैं, तो अभी इन्हीं मसले को हल करने के लिए एक खातून ही ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां खातीन एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्ट्स बिला किसी मुआवजे के अकाउंट बनाकर फरोख्त कर सकती हैं। तो आज की हमारी ख़ास मेहमान है माही ज़हरा हुसैन, जो ना सिर्फ कम उम्र CEO का एजाज़ रखती हैं बल्कि हाल ही में उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है। तो माही, सबसे पहले तो इस अवार्ड को जीतने पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगी, ठीक ठाक होंगी। किस तरह ये आइडिया आया आपको? ऑनलाइन कारोबार तो सभी कर रहे हैं, तो आप इसमें स्पेसिफिकेशंस कैसे लेकर आई? थैंक यू सो मच। बेसिकली जी जो आइडिया था, मुझे खुद मेरी तालीम सारी मैथ्स और साइंस और डेटा में है, लेकिन मुझे खुद हाथ से चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है। एंड अब क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जो चीज़ें बना रहे हैं वो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो कोविड के दौरान मैंने ऐसी और बहुत ख़वातीन देखी जो कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत चीज़ें बना रही हैं और बेच रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई एक जगह होनी चाहिए जिधर आप आके ये सब टैलेंट को आप एक्सप्लोर कर सकें। बिकॉज़ अभी ये है कि छोटी छोटी स्टोर्स हैं या छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं और हर एंटरप्रेन्योर को ख़ुद मार्केटिंग करनी पड़ती है, ख़ुद काम करना पड़ता है कि भाई लोग आएँ और उनसे ख़रीदें। तो आई वांटेड कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक जगह हो जिधर हम थोड़ा मेंटोर कर सकें और मदद कर सकें इन ख़वातीन की, यंग एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हाथ से ख़ुद बना रहे हैं, ताकि हम उनकी जो टेक साइड है कि वेबसाइट किस तरह चलती है, ई स्टोर किस तरह चलता है और मार्केटिंग ऑनलाइन किस तरह होती है, उसमें हम उनकी हेल्प कर सकें और वो फोकस करें अपने प्रोडक्ट को बनाने में और अपने ब्रांड को बनाने में। अच्छा माही, जैसे अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाऊँ, मैं किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? मैं किस तरह से अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवा सकती हूँ? मैं किस तरह से आपकी टीम का हिस्सा बन सकती हूँ? सो बेसिकली जी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है प्रोसेस। आप वेबसाइट पे जाइए और उधर एक ऊपर स्टार्ट शॉप का बटन होता है, ओपन शॉप, उधर आप क्लिक करें, अपनी आप डिटेल्स भरें कि आप का नाम क्या है, हम आपसे किस तरह कांटेक्ट करते हैं और टीम हमारी
आपसे फिर कांटेक्ट करेगी और आपको पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएगी, और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपकी हेल्प भी करेगी कि आप अपनी शॉप ओपन कर सकें। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हम अभी शुरू में हैंड होल्डिंग कर रहे हैं ताकि हम लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको दिखाएं कि ये कितना आसान है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रेनिंग्स भी देना शुरू करेंगे, बिकॉज द होल आइडिया इज़ कि आप लोगों को एजुकेट करें कि वो ऑनलाइन सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग ब्रांडिंग पे, ऑनलाइन मार्केटिंग पे, इन सब चीज़ों पे हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, कोर्सेज भी देंगे। ओके, ज़बरदस्त। आपने गालिबन 100 से ज़ायद या 120 ख़वातीन की मेंटोरिंग भी की है। ये क्या प्रोसेस था और किन किन की मेंटोरिंग की, क्या रिजल्ट रहा है इसके, ज़रा ये बताइए। ये जी अभी हमारी एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है। इनमें से काफ़ी औरतें तो इस प्लेटफॉर्म पे भी अब अपनी दुकानें खोल रही हैं। अगेन लाइक आई सेड, आइडिया हमारा ये है कि हम इनको लेके चलें और इनको एजुकेट करें साथ साथ। बहुत सी ऐसी ख़वातीन आपको मिलेंगी, आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जिनको चीज़ तो बनानी आती है बट उनको ब्रांडिंग का नहीं पता, उनको मार्केटिंग का बिल्कुल नहीं पता, उनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता। बहुत बेसिक ये स्किल्स हैं जो अगर थोड़ा थोड़ा भी इनको कोई बता दे तो इनकी सेल्स बहुत ऊपर जा सकती हैं। तो वो हम अभी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जब हम इन लोगों को लेके आ रहे हैं और जिनको हमें लगता है ज़रूरत है मदद की, हम उनकी साथ साथ मदद भी करेंगे, इनको मेंटोर भी करेंगे। सही है। अच्छा माही, एक रफली आइडिया क्या है कि खातून माहाना कितना कमा सकती है, या एस्टिमेटेड हम ये कहें कि इतने से लेके इतने तक उसकी जेब में पैसा आ जाता है घर बैठे बैठे, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को इस रेंज तक जो है वो इंडिपेंडेंट बना सकती है? देखिए जी, विद दिस तो द स्काई इज़ द लिमिट। जहाँ तक ई कॉमर्स आ गया है, और अगर आप पाकिस्तान के अंदर अंदर भी देखिए तो माशाल्लाह अब आबादी हमारी इतनी ज़्यादा है और हमारे पास बाइंग पावर बहुत है। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये सेकंड फेज़ में बाहर भी हम लोगों को ऑप्शन देंगे कि वो अपनी सेल्स यूके में, यूएस में, यूरोप में कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि जी इसमें तो मतलब ज़ीरो से लेके आसमान तक आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बात सारी एंड में आ जाती है आपके पैशन की, क्योंकि कोई भी काम जो करने के लायक होता है वो आसान नहीं होता। तो ये नहीं है कि बंदा 4 दिन के लिए आप अपनी एक चीज़ चलाएं और अगर आपकी कोई सेल ना हो तो आप मायूस हो जाएं, ये नहीं हो सकता। तो हमें ये बहुत सिखाना है लोगों को कि यू हैव टू परसिवियर, यू हैव टू कीप गोइंग। आप कोशिश करते रहें, आप ट्राई करते रहें, आप हमारे से रुजू फरमाएं, हम आपकी मदद करेंगे। मेरा ख्याल है कि 30 से 40 हज़ार की आमदनी करना मुश्किल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और ये मैं आपको लोअर एंड पे बता रही हूँ। और जब आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट्स खुल जाती हैं तो फिर तो ये नंबर भी छोटा है। ओके माही, इससे पहले कि मैं आपसे एक कोई भी सक्सेस स्टोरी आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक मेरा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ दूर दराज इलाकों में जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हमारे हैंड प्रिंटेड शॉल हैं, वो रिल्ली हो जाए या फिर वो अजरक हो जाए या फिर वो थर की साइड पे जो उनकी स्पेशल चादर होती है, इस तरीके की चीज़ें सदर्न पंजाब में जो उनके ब्लू एंड वाइट मोज़ाइक से चीज़ें बनी हुई होती हैं, वहाँ पे जो ख़वातीन इतनी, और घाटी पे जितना काम होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है, वो ये कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग है वो इतनी कम होती है और उन बेचारियों को मार्जिन भी इतना कम मिलता है। वाई? बिकॉज मिडल मैन जो बीच में आ जाता है ना, तो उसने सारी जो है ना तबाही फेर देता है। वो टेक्नोलॉजी लाने से एक चीज़ तो ये हुई है कि इस मिडल मैन को जो है ये ज़रा साइड हुआ है। बाकी ममालिक में, हमारे मुल्क में आप समझते हैं कि अभी टाइम आ गया है कि ऐसी ख़वातीन को भी हम ट्रेनिंग दें। आई नो मैं एक बहुत बड़ी आस्क कर रहा हूँ ये कि ऐसी ख़वातीन को जो दूर दराज इलाकों में है, लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ टेक्नोलॉजी और ये जितनी तेज़ी से फैल रही है, अब इन ख़वातीन को भी हमें इस नेट में लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए, और ये आप बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी आस्क नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर रोड मैप, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्लान। इनको ही जब हम एम्पावर करेंगे तभी मज़ा आएगा। देखें, आप किसी के पास एक प्लेटफॉर्म लेके जाएं जिसको ऑलरेडी सारी टेक्नोलॉजी का पता है, जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते थे, तो वो तो फिर मज़ा नहीं ना आया प्रोजेक्ट का। मज़ा तो तब आएगा जब हम इन औरतों तक पहुंचेंगे, और ये हमारा है गोल कि हमने इन लोगों तक पहुंचना है, इनको ये स्किल्स देनी है। और फ्रैंकली ये स्किल्स इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है सीखनी। तो गोल हमारा यही है कि इन तक पहुंचना है ताकि इनको प्रॉपर एक
इनकम मिले जो वो मेहनत करती हैं, काम करती हैं, और इनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। सही। और माही, जैसे फैसल भी कह रहे थे कि हम चाहेंगे कि आप एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहती हैं कि इस प्लेटफॉर्म की जर्नी के बारे में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, या फिर किसी और की अगर जर्नी का जिक्र आप हमारे साथ करना चाहें तो। सो बेसिकली मेरी खुद मैथमेटिक्स में है, सारा मेरी एजुकेशन है। जब टेक्नोलॉजी कंपनी मैंने ज्वाइन की तो अभी हम मोस्टली जो काम करते हैं हम बाहर के मुल्कों में कंपनीज के साथ काम करते हैं। यहाँ आने का और लोकल मार्केट में काम करने का बस एक ही मकसद है कि हम किसी तरीके से बेहतरी ला सकें टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिस तरह आप कह रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑलरेडी हमें इतनी कहानियों का पता लगा है, इतनी यंग लड़कियों ने हमें लिखा है, कुछ हमें सिंगल मदर्स ने लिखा है जो अपनी बेटियों को, बच्चों को बड़ा कर रही हैं, दे वांट टू एजुकेट देम। और मेरा ख्याल है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मदद बहुत हो सकती है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। कुछ बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रही हैं और उनको ज़रूरत है कि वो थोड़ी सी इनकम अपनी कमाएं, लेकिन वो कुछ बनाती हैं बट उनको नहीं पता वो कहाँ बेचें। तो जब उनको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो वो बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने हमें ख़त लिख रहे हैं लोग कि थैंक यू सो मच, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। और एक जो चीज़ आई थिंक मसला होती है, लोगों के पास बजट कम होता है। तो क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये है कि आपकी कोई साइन अप फीस नहीं है, कोई कमीशन नहीं हम चार्ज करते, आपकी शॉप बिल्कुल फ्री है, तो ये काफ़ी लोगों के लिए एक अच्छी बात हो जाती है कि अच्छा चलो हम ट्राई करते हैं, और अगर नहीं भी चला तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि एक वो भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना, अगर आप एक छोटे से अमाउंट से भी अगर आप शुरू करें, 2000-3000 रुपये महीना अगर आप किसी से सब्सक्रिप्शन लें तो वो उनके लिए एक बड़ी अमाउंट हो सकती है, और वो एक उनके रास्ते में रोड ब्लॉक हो सकता है कि भाई हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें इतने पैसे चाहिए। तो वो चीज़ जो हमने एक रिमूव की है, उसकी वजह से काफ़ी ऐसे लोग आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे जो आई एम होपिंग कि 6-8 महीने में मैं आपके साथ उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर करूँगी। ज़बरदस्त। और क्योंकि अभी तो हमें पता है कि वो शुरू कहाँ से कर रहे हैं। माही, मुझे आखिर में ये बताती जाएं, व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल देन? ऑब्वियसली जितना भी ये तमाम तरह ऑनलाइन काम होता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो खर्चा आता है। यूसुफ सेट कि जी आप कोई सब्सक्रिप्शन या इस तरह की चीज़ तो नहीं करते, तो आप इसको रन कैसे करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को? सो बेसिकली जी अभी तो दिस इज़ आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। ये एक मेरी कंपनी का इनिशिएटिव है कि जिससे हम कोई लोकली कोई चेंज ला सकें। इवेंचुअली जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स खोलेंगे, जब हम अपनी ट्रेनिंग्स लेके आएंगे, जब हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आपकी रैंप अप करेंगे, तो उसमें हम फिर थोड़ा सा कुछ चार्ज करेंगे। बट आई वांट टू मेक श्योर कि जब मैं चार्ज करना शुरू करूं तो सेलर्स एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं जिधर उनके लिए इट मेक सेंस और वो फीस पे कर सकते हैं। सही। शुरुआत में बंदा पहले ही थोड़ा घबराया हुआ होता है, तो शुरू में मेरा ख्याल है इस तरह का कोई हर्डल आपके सामने नहीं होना चाहिए। बट इवेंचुअली जब हम आपको और सर्विसेज देंगे, आपकी सेल्स और बूस्ट करेंगे, तब हम शायद छोटी सी कोई कमीशन चार्ज करें। ठीक है माही, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। ऐसी ख़वातीन वाकई जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं, घर बैठ के बहुत सारी चीज़ें बनाना जानती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको हमने बेचना कहाँ पर है। सो इसीलिए सेगमेंट हमने आपके लिए लेकर आए थे कि आपको पता चल जाए। आगे बढ़ते एक अहम खबर है, तमीमी ऑर्डिनेंस भी किसी काम ना आया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति को 10 मार्च को तलब कर लिया। तो अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। तरमीमी ऑर्डिनेंस भी काम ना आया, क्यों? इसलिए क्योंकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति को 10 मार्च को तलब कर लिया। आज़म स्वाति को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर मानसेरा ने इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर तलब किया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल्कुल भी काम ना आया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर आज़म स्वाति को तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति को 10 मार्च को तलब किया है और इन्हें डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर मानसेरा ने इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर तलब किया है। चलें जी, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद आई, फिर बारिश भी आई, लेकिन टेस्ट मैच का नतीजा नहीं आया क्योंकि विकेट ऐसी बेजान थी कि ये टेस्ट ड्रॉ हुआ और ड्रॉ ही होना था इसको। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुझे ऐसी पिच थी, इतनी सीधी, इतनी सपाट। लोग कह रहे थे कि यार इस तरह की सड़क बना दे कराची की, क्या ही जबरदस्त काम हो जाएगा। एक सड़क नहीं, बहुत सारी सड़कें बना दें इसी तरह की पिच जिसमें ना कोई गड्ढा हो, इसमें ना कोई गड़ा हो, सीधी है। लेकिन मजा नहीं आया। मतलब ऐसे टेस्ट मैच में क्या मजा आना है। लेकिन कोई नहीं, कराची में भी जो है वो तैयारियां जारी हैं और ये भरपूर तैयारियां हैं। मेहमान टीम की मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे भी कराची की मेहमान नवाजी मशहूर है। फजल आजम की रिपोर्ट देखिए। कराची टेस्ट को फैसला कुन बनाना है। विकेट सिर्फ बैटर्स को नहीं, बॉलर्स को भी सपोर्ट करेगी। नेशनल स्टेडियम में 2 इजाफी पिचेस भी तैयार। नेशनल स्टेडियम को लाइट और डार्क ग्रीन ग्रास बेल्ट में ढाला जा रहा है। मेहमान टीम को ड्रेसिंग रूम में जिम की सहूलियात भी मिलेंगी। नेशनल स्टेडियम कराची में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 7 बार आमने सामने आए। कौमी टीम को 5 बार कामयाबी मिली। 2 मैचेस ड्रॉ हुए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 8 बार और ऑस्ट्रेलियंस ने 5 मरतबा इनिंग्स में 5-5 शिकार किए। फजल महमूद और इकबाल कासिम वो खिलाड़ी हैं जो इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 10 विकेटें ले चुके हैं। 12 से 16 मार्च तक खेला जाने वाला टेस्ट इस मैदान पर 44वां मैच होगा। ग्राउंड सज रहा है, पिचेस तैयार हैं। मेहमान टीम के लिए इंतजामात भी हैं VIP। अब कैमरे लगने हैं और उसके बाद होगा नेशनल स्टेडियम कराची में लाइव एक्शन। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खिजर आजम, समा, कराची। एक चीज से मुझे इख्तिलाफ है, ग्राउंड सज रहा है। मतलब कि आप कभी गई हैं नेशनल स्टेडियम? मैं एक दफा गई हूं। आप गई हैं ना, तो आपको वहाँ मैच देखने का कैसा एक्सपीरियंस था? अब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा, वो तो आपको खाना बाहर मिला होगा ना, इसलिए अच्छा नहीं था। लेकिन जो स्पेक्टेटर्स आते हैं, मतलब कि इस पे अब बात हम करेंगे भी आगे कि वो स्टेडियम में आप बैठते हैं, उसके बाद सामने होते हैं इतने बड़े बड़े जंगले और कहीं कहीं इंक्लोजर में आते हैं इतने बड़े बड़े पिलर्स। तो बंदा अगर शॉट लगाया और वो चौका उससे मारे तो पिलर पर बंदा यूँ झाँक के देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो 1.5 किलोमीटर की जो है सिर्फ बाउंड्री, स्टैंडी से लेके बाउंड्री तक इन्होंने जगह बनाई हुई है। उसके बाद फिर मैच आपको दिखाई देता है। तो इस सब पे जो है ना थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए। कराची नेशनल स्टेडियम को रिवैम्प की शदूद ज़रूरत है। उसी तरह जिस तरह हमारी वुमेन वर्ल्ड कप की टीम जो है पाकिस्तान की, उनको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से भी शिकस्त खा गई। बिल्कुल, दूसरी शिकस्त है ये और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों से हराया है। तो क्रिकेट से जुड़ी ये सारी खबरें आपने देखी। अब क्रिकेट से जुड़े इन सारी खबरों पे तजिया लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स तजयकार आदिल अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम कराची टेस्ट की पहले ज़रा बात कर लेते हैं, उससे पहले पिंडी टेस्ट की। ऑब्वियसली बहुत से लोग इस पर नाराज़ हैं, आप भी नाराज़ हैं कि यार किस तरह के विकेट बनाई है। पर्सनली मैं खुश हूँ कि भाई कम से कम टीम तो आ गई ना। हमारे लिए इस टेस्ट का रिज़ल्ट, इस सीरीज़ का रिज़ल्ट आई गेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए जितना कि ये कि अब हम इस पूरी सीरीज़ को बनाएंगे टेस्ट केस और बोलेंगे कि जी दुनिया की बड़ी टीम आ गई इधर, अब सारे लाइन लगाएं और चुपचाप इधर आ जाएं। योर कमेंट ऑन दैट सबसे पहले तो। देखिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी अगेन। और बिल्कुल देखिए, ये मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों चीज़ों को ना हमको फैसल सेपरेट करना पड़ेगा। यस, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत हाई प्रोफाइल टीम है जो पाकिस्तान आ गई है। याद रहे, ऑस्ट्रेलिया तो वो टीम है जो पाकिस्तान उस वक्त भी नहीं आई थी जिस वक्त पूरी दुनिया यहाँ पर आकर खेल रही थी। 1998 के बाद देखिए ये जो श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, ये तो 2009 में हुआ है ना। ऑस्ट्रेलिया 2002 की भी अपनी सीरीज जो है वो पाकिस्तान खेलने को नहीं आया, तो यूएई में वो सीरीज खेली थी जिसमें हमारी बहुत खराब कारकर्दगी जो है वो उसमें रही थी। सो चलिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि जी पहला टेस्ट हो गया। अब इंशाल्लाह ये एक एक हम छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करते रहेंगे। लेकिन फैसल, वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर एज वेल। बिगर पिक्चर जो है दैट इज द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है जी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गंवा चुका है पिछले साल, जब पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के हाथों शिकस्त हुई थी इन वेस्ट इंडीज। अब ये जो हमने मैच ड्रॉ खेल दिया है, वी हैव लॉस्ट दीज पॉइंट्स, याद रखिएगा, बिकॉज इस सीरीज से हमारी एक्सपेक्टेशंस यही थी
कि पाकिस्तान विल बी विनिंग मैचेस हियर और यहाँ पे पॉइंट्स हासिल कर रहा होगा। बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, या तो बहुत बड़ी गलती हो गई है जो ग्राउंड के क्यूरेटर वगैरह हैं या कुछ हैं कि जी हम एक स्पिन ट्रैक बनाने गए थे और हम एक बिल्कुल ड्राई ट्रैक, और ये तो खैर विकेट जब उसका जलवा अफरोज हुई थी तो देख के नजर आ गया था कि यार ये क्या विकेट है, ये तो बिल्कुल एक फ्लैट ट्रैक लग रहा है, और उसने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया। लेकिन ये चीजें अब नहीं चलेंगी, यानी पीपल वांट एंटरटेनमेंट, पीपल वांट रिजल्ट्स। मजाक उड़ेगा दुनिया में हमारे इस तरह के ट्रैक्स पे। सो वो दो बातें बिल्कुल डिफरेंट। यस, अल्हम्दुलिल्लाह द सीरीज इज प्रोग्रेसिंग वेल, ऑस्ट्रेलियंस आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम हियर इन पाकिस्तान, बट वी वांट रिजल्ट्स और उसके लिए वी नीड बेटर विकेट्स। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आदिल, कराची की विकेट क्या पिंडी की विकेट की तरह ही होगी या हम कुछ बेहतर तवक्को रखें? देखिए, मुझे जो बहुत डर लग रहा है, कल हम अपने प्रोग्राम गेम सेट मैच में भी शाहिद खान आफरीदी बैठे हुए थे और लाला मेरी इस बात से एग्री कर रहे थे कि अब हम ओवरडू ना कर दें। यानी एक होता है ना, अब पीसीबी प्रेशर में आ गया, दुनिया में बात हो रही है कि यार ये क्या विकेट बना दी। रावलपिंडी which has always been a very result oriented wicket, आपने उसको एक मुर्दार किस्म की विकेट में कन्वर्ट कर दिया। अब कराची में कहीं ऐसा ना करें कि वो इतनी लाइवली विकेट बना दें कि वो हमारे लेने के देने पड़ जाएं। सो नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अब सिचुएशन बदलनी चाहिए, बदलेगी। यस, पीसीबी विल बी अंडर प्रेशर। आई रियली होप जितना भी इनका क्यूरेशन का, जितना भी क्यूरेटर का, ग्राउंड्समैन का एक्सपीरियंस है वो इसमें लगाएं। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, बट स्पिन को खेलना है। मेरा ये ख्याल है कि हमको वही उसी के मुताबिक विकेट बनानी पड़ेगी। राइट। अच्छा अदील, अगर हम इस टेस्ट मैच से ये इसका मुर्दार पर निकाल दें तो इससे हम क्या पॉजिटिव्स लेके कराची टेस्ट में एंटर हो रहे हैं? पॉजिटिव्स फ्रॉम बैटिंग एंड पॉजिटिव्स फ्रॉम बॉलिंग। देखिए, पॉजिटिव फ्रॉम बैटिंग जो है वो ये कि हमारे ज्यादातर खिलाड़ियों को बहुत टाइम मिला बैटिंग करने का। लाइक स्पेशली जो हमने आखिरी दिन ऑस्ट्रेलियंस को, देखिए मैं तो बल्कि ये सोच रहा था हर थोड़ी देर में मैच लगा के मैं देख रहा था कि शायद कुछ जान आ जाए इसमें, स्कोर चेक कर लें। मेरे ख्याल से जितने सालों उन्होंने हमें तड़पाया है ना आने का, मेरे ख्याल से हमने पिंडी में सारा बदला ले लिया उनसे कि यार अब तुम तड़पो यार ग्राउंड में। यानी ये पैट कमिंस और ये दुनिया के टॉप, अगर आप दुनिया के टॉप 10 बॉलर उठाएंगे, आई थिंक देयर आर 3 और 4 ऑस्ट्रेलियंस जो उस दिन खेल रहे थे वो उसमें मौजूद होंगे। लेकिन वो ऐसे कोई, जिसे कहना चाहिए ना कि वो सुध पतंग जो होती है ना, वो बिल्कुल उसी तरह वो ऐसी बॉलिंग कराए जा रहे हैं। हमारे लड़के जो है उस पर रन लिए जा रहे हैं। आई थिंक फ्रॉम द कॉन्फिडेंस गेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इमामुल हक लाइक 2 सेंचुरी, जबरदस्त। अब्दुल्ला शफीक, वी ऑलवेज न्यू ही इज अ बिग टैलेंट, वेरी लकी, बहुत कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट ना होने के बराबर फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान टीम में आ गया। नाउ ही हैज गॉट अ सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी डेड विकेट होने के बावजूद फैसल, We got Australia all out. हमने उनको ऑल आउट किया। ऑस्ट्रेलिया पूरे टेस्ट में पाकिस्तान की सिर्फ 4 विकेटें ले सका। सो मेरे ख्याल से ये 2 बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट हैं और कुछ साइकोलॉजिकल डेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर को जरूर पहुंचा होगा इस रावलपिंडी टेस्ट। अच्छा चले, हमने वाइट किट क्रिकेट की तो बात कर ली, थोड़ा सा मैं चाहूँगा हम फोकस शिफ्ट करें। अब ज़रा ये जो वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें बहुत अच्छी बात थी कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात हुई। कैप्टन बिस्मा, उनकी बेटी और इंडियंस उनके साथ आके, ठीक है अब इसको ज़रा साइड पे कर दें, इनफ इज़ इनफ, ये हो गई सारी चीज़, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्रिकेट, जो कि हम करने गए हैं। जब सीरीज़ से पहले जा रहे थे तो कुछ दोस्त बात कर रहे थे, उनका बड़ी हाई होप्स हैं, साइड कि नहीं है हाई होप्स। उसका पहले मैच में ही पता चल गया, दूसरे मैच में ही पता चल गया। कब आएगा आई ओपनर पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए अदील? देखिए, पाकिस्तान विमेन पे जब हम तबसरा करते हैं ना तो वी हैव टू डू इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बहुत सारे कैवियाट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका तज्जिया आपको हजरात की टीम से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। हमारी जो मर्दों की टीम है, जो मेंस टीम है, वो दुनिया की टॉप टीमों के साथ खेलती है। अब अपने होम पे भी खेलती है, अवे भी खेलती है, बहुत फ्रीक्वेंटली हम खेलते हैं। But look at the Pakistan women team. I mean, how many big teams do they play? Bilaterals, अगर आप बात करें, 2 तरफा जिन्हें सीरीज कहते हैं। We are playing matches against West Indies, we're playing against Sri Lanka. बहुत हो गया, हमने साउथ अफ्रीका से खेल ली, बट इंडिया तो खैर हमसे खेलता नहीं है। बट टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कितनी क्रिकेट हम इनके साथ खेलते हैं। मेरा ये ख्याल है कि बहुत अभी टाइम दरकार है। आई मीन एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान की विमेन टीम कोई बड़ा जबरदस्त टीम मार के आ जाएगी। यस, ऑन एंड ऑफ हमने जैसे इंडिया को एक बार वर्ल्ड कप में हरा दिया था, इस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी टीम रेगुलरिटी के साथ बड़ी टीमों के साथ नहीं खेलेगी, कुछ नहीं होने वाला। ये रिजल्ट्स ऐसे ही चलते रहेंगे। इज इट द रेगुलरिटी ओनली अदील? आई मीन के क्या ये मैं इस नज़रिए को मानूं कि अगर आप बड़ी टीम्स के साथ खेलेंगे तो ही आप पक्के होंगे,
या फिर अंदर खाने में कुछ मामलात जो है वो ख़राब हैं, हमारी ट्रेनिंग से लेके, हमारी कोचिंग से लेके, हमारी प्लेयर फिटनेस से लेके, ये सारे मामलात भी? देखिए, हमारे प्रोग्राम गेम स्टार्ट मैच में हमने 2 दिन पहले मैंने और सवेरा ने जलालुद्दीन साहब को बुलाया था और इसी पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया था कि विमेन क्रिकेट को वो बहुत करीब से उन्होंने देखा, बिकॉज ही हैड बीन द चीफ सेलेक्टर फॉर अ रीजनेबल टाइम पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के। उन्होंने एक टेक्निकल चीज की तरफ पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि यार हमारी जो लड़कियों की बिल्ट है ना, वो ऐसी नहीं है कि आप कंपेयर कर सकें विद द ऑस्ट्रेलियन जो सफेद फार्म खिलाड़ी जिन्हें आप कहते हैं। हमारे यहाँ अब क्या हो रहा है कि एक भेड़ चाल चल पड़ी है कि छक्के चौके मारने हैं सब लड़कियों को, वो उसी चक्कर में आउट हो जाती हैं, विच इज व्हाई वी आर नॉट। फिर हम डिफेंसिव पे चले जाते हैं, जैसा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों गेमों में हमारे साथ हुआ। हम जल्दी विकेट लूज कर देते हैं और फिर उन्होंने कहा जी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन खेलना है और स्पिन कराना है और वो सारी बातें, ये टेक्निकल चीजें अपनी जगह हैं, बट एक टैलेंट के पूल की कमी है। आप ट्रायल करते हैं, बहुत मुश्किल से फातिमा सना एक आपको बड़े अरसे बाद एक ऐसी बंदी मिली है कि जिसको आप आगे लेकर ले जा सकें। ऑलरेडी उनको तो आईसीसी ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। सो फैसल, मेरे ख्याल से पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि इशू हमारी खवातीन क्रिकेट के साथ हैं क्या, बट आई थिंक आप भी सही चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और बड़ी टीमों के साथ ना खेलना। सेम इज द प्रॉब्लम विद योर हॉकी टीम। आई मीन क्या प्रॉब्लम हो रही है? यू आर जस्ट नॉट प्लेइंग द बिग टीम्स, आपके पास टैलेंट नहीं आ रहा है। इस्लाउद्दीन साहब कहते हैं कि वही घूम फिर के वही 25-30 लड़के जो हैं आपके हॉकी टीम में आते हैं, यही मसला आपकी क्रिकेट का चल रहा है, विमेन क्रिकेट का चल रहा है। ठीक है, अच्छा अदील, जैसे अगर हम बात करें इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, माजी में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे फैसल वो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। इसकी क्या मेन रीज़न आपको समझ आती है? इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया गया है। देखिए, दे हैव टेकन देयर वुमेन क्रिकेट वेरी सीरियसली, इसमें काफी पैसा आया है। और देखिए, ये भी एक बात आप याद रखें, इंडिया इवन दो अभी भी ये लड़कियां दे ओनली अर्न अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट द मेन अर्न, लेकिन वो फ्रैक्शन भी इतना ज्यादा है कि लड़कियों के लिए एक वाइबल ये करियर ऑप्शन नजर आ रहा है। उनके स्पॉन्सर्स हैं हु आर कमिंग आउट देयर एंड दे आर पुशिंग। आप जितना गोर डालेंगे सिचुएशन उतनी मीठी होगी। आप कुछ भी कर लेते, उनके पास एक सुपरस्टार मिताली राज है, उनके पास झूलन गोस्वामी है, इस तरह के उनको मार्की प्लेयर्स भी जो है वो मिल गए कि जिसपे ब्रांड्स कैन इन्वेस्ट। और ये बड़ी ये आपने जो इन्वेस्टमेंट की बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दिल, बेहद शुक्रिया। अब हम आपको सैर ऐसी जगह की जो बड़ी ही मुनफरिद है, मेरे साथी एंकर फैसल करीम जो है सिंध के जिला जामशरोगर वहाँ पर वाक़ है दरावट डैम, उस पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। वो मज़ेदार से रिपोर्ट आपको दिखा। डैम के किनारे रहने वाले बकरवाल बच्चे की ये आंखें मुंतजिर हैं बारिश की। कराची से 135 किलोमीटर फासले पर जिला जामशोरो में वाक़े ये दरावट डैम, इसकी ऊंचाई 46 मीटर है जो 25,000 एकड़ रकबे को सैराब कर सकता है। लेकिन बारिशों की कमी के बायस इस डैम का इस्तेमाल कम ही हो पाता है। महकमा आबपाशी की गफलत और अदम तवज्जुही के बायस ये डैम ज़बूहाली का शिकार होता जा रहा है। इस डैम में ज्यादातर बारिश का पानी आता है और कहा यही जा रहा था कि इस रिजर्वॉयर के बनने के बाद, जो कि 11 बिलियन से जायद की रकम से बना है, ये बनने के बाद आसपास के जितनी भी आबादियां हैं, ना सिर्फ उनका पीने का पानी का मसला हल होगा, बल्कि उनकी इरिगेशन, उनकी फसलों का मसला भी हल होगा और उनके जो जानवरों के लिए पानी है उसका भी मसला हल होगा। लेकिन क्या वाकई मसला हल हुआ है? चलिए आपको दिखाते हैं। जब यह सर्वे किया गया था तो इस डैम का कमांड एरिया 25,000 एकड़ इसका तखमीना लगाया गया था और उस 25,000 एकड़ जमीन को आसपास की जो लैंडलेस यानी कि बेजमीन खातीन हैं, उनको सिंध हुकूमत की तरफ से वो डिमार्केट किया जाना था और उसके बाद उनमें वो तकसीम की जानी थी। कमांड एरिया में से कितना उन बेजमीन खातीन को मिला है? इस डैम से जो लिंक कैनाल निकाले गए हैं, वो लिंक कैनाल कितने फाल हैं और क्या
उन जमीनों को पानी मिल रहा है ताकि उस पे काश्त की जा सके, उन लोगों को पानी मिल रहा है ताकि वो पी सकें? यही वो अहम सवाल है। जिन लिंक कैनाल्स में बहते पानी की सुरीली आवाज होनी चाहिए थी, वहां सूखी पपड़ियों की चरचराहट इस डैम का मुंह चिढ़ा रही है। दरावट डैम को बने कई साल गुजर चुके हैं, उतने ही साल गुजर चुके हैं इस लिंक कैनाल को भी तामीर हुए हुए, लेकिन सिर्फ एक ही मर्तबा यहां पानी छोड़ा गया था और उस दिन से लेके आज तक ये लिंक कैनाल तरस रही है। इस कैनाल का हल्क खुश्क हो चुका है, बल्कि अब इसमें खारदार पौधे, झाड़ियां, कांटे और ये पपड़ियां तक उग चुकी हैं। और यहीं करीब 2 गांव हैं, हाजी इब्राहिम दल और रमदान दल। अगर इस लिंक कैनाल में पानी आ जाता है तो फिर इन दोनों गांव की खातीन को यहां से कई किलोमीटर दूर चल के पानी लेके अपने गांव तक आने की जरूरत पेश ना आए। अगर इस लिंक कैनाल में पानी छोड़ दिया जाए तो यहां की बज़ाहिर बंजर लगने वाली जमीन पर फसल उगाए, वो जमीन कि जिसके रहायशी डैम करीब होने के बावजूद साला साल से बारिश का इंतजार करते हैं कि कब आसमान बरसे और जमीन का सीना चाक करके फसल उगे। हाजी इब्राहिम दल, रमदान दल और इस जैसे डैम के किनारे आबाद गांव आज भी बारिश के पानी की आस लगाए बैठे हैं। जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इसी पर बात करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो हमने मनाजिर दिखाए, मेरे तो साथी एंकर फैसल गए, खुद उन्होंने यहाँ पर चीज़ें मॉनिटर की। बड़ा दुख होता है हमें कि पानी से महरूम, और ये वो बुनियादी सहूलियत है जो कि मिलनी चाहिए हर हाल में। लेकिन फैसल, जो यहाँ पे हाल देखे ना, यकीन करें दुख होता है हमें ये बताते हुए कि इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में इतनी बेकदरी। हलीम साहब, मज़े की बात यह है कि ये बनाया खुद पीपल्स पार्टी ने। यहाँ पे जो तख्ती लगी है वो भी जरदारी साहब के नाम की लगी हुई है। अब डैम बना दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो लिंक कैनाल निकाली है, इस लिंक कैनाल में पानी नहीं छोड़ेंगे तो आसपास के गांव वाले फिर बारिश का ही मुंतज़िर रहेंगे ना। फिर फैसल, बिल्कुल, आप तो खुद भी आंखों से देख कर आए हैं और मैंने खुद भी यहाँ पहले से गया हुआ हूँ। इशू ये है कि पीपल्स पार्टी हर वो काम कर लेती है। उस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी और 2013 में जाते जाते इन्होंने, राज्य में फेडरल गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट तो अल्टीमेटली सोचती है, तकरीबन 9.3 बिलियन से का ये मंसूबा था जिसका इफ्ताह हुआ था 2010 में, जिसका प्लान बना था, 2013 में इफ्ताह हुआ था। उसके बाद जरदारी साहब तो चले गए थे, लेकिन ये डैम बनता रहा था और उसके बाद आज तक ये फेडरल गवर्नमेंट इस पर अपना काम करती रही। लेकिन इशू ये होता है कि डैम इसलिए भी बनाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि उसमें किकबैक्स भी इनको लेना होता है। ठीक है, डैम बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये लिंक कैनाल्स का या इस पानी को आगे, इसकी पानी जमा होने के बाद इसकी आगे तकसीम, इसकी आगे तरसील, इसके आगे जाना, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और आपको पता है, सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ये एक करप्शन का इतना गोरख धंधा है जिसमें सिंध में जो आज तबाही है, जिसकी वजह से ना टेल पे पानी जाता है, उसकी जिम्मेदारी इरिगेशन डिपार्टमेंट है। मैं होकर आया हूँ, आपने भी देखा कि वहाँ गाँव के लोग मतलब समंदर में रहते हुए प्यासे हैं, पानी होते हुए प्यासे हैं, डैम मौजूद है, सिर्फ पीने का पानी तक नहीं, जबकि इसकी तो इसलिए बनाया गया था कि कुर्ब जवार, ये बरानी एरियाज़ हैं, ये नहरी पानी है नहीं यहाँ, ताकि जब बारिशों में पानी इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद ये इलाका सैराब हो सके। इस बड़े डैम के होने के बावजूद, अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद, इनकी नाअहली की वजह से आज वहाँ के लोग पीने के पानी से महरूम हैं, जबकि ये तो उनको सैराब करने के लिए था। इससे उनका इरिगेशन सिस्टम होना था, इनकी ज़मीनें आबाद होनी थी, खुशहाली आनी थी। ये डैम खुशहाली का डैम था, ये तो खुश्की का डैम बन गया है। और हलीम साहब, मज़े की मैं आपसे बात शेयर करूं कि डैम के नीचे नीचे तो ये मैं अपनी टीम को भी क्रेडिट दूंगा, यकीन माने कि जान पे खेल के काम करके आए।
डैम के नीचे नीचे तो शूट कर लिया, डैम एरिया में आपको कैमरा निकालने की इजाज़त नहीं है, डैम एरिया में आपको शूट करने की इजाज़त नहीं है। जब हमें रोका जा रहा था तो हमें नहीं पता था कि क्यों रोक रहे हैं, बाद में जब हमने किसी न किसी तरीके से मामलात कर लिए तो पता चला अच्छा इसलिए किए जा रहे हैं। बारानी पानी पीछे बलूचिस्तान की साइड से आता है, जमा होता है, ये कहीं जाता भी है। हलीम साहब आपको पता है कि ये पानी जाता कहाँ है अगर लोगों के पास नहीं जा रहा तो? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बारानी पानी को रोकने के लिए बहुत सारे डैम्स बनाए गए थे, जिसमें ये दरावट डैम भी शामिल है, लेकिन आगे उसकी प्लानिंग ख़त्म हो गई। ये पानी बजाय इसके ज़मीन में बजाय ये यहीं से खुश्क हो जाता है और इसका मसरफ़ कोई नहीं होता है, या यहाँ से इनको आप देखिएगा, जैसे डिटेल में जाइए, ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा होगा जहाँ आम लोगों की ज़मीनें नहीं होंगी, जहाँ बड़े लोग जो वहाँ के सरदार हैं, वहाँ के जागीरदार हैं, वहाँ के जरदार, उनके पास भी पानी ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि आम आदमी के पास जिसको खुशहाल करने के लिए था उसके पास नहीं जा रहा। बहुत सारे डैम्स बनाए गए लेकिन खवास के फ़ायदे के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं समझता हूँ समा की टीम को और आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग वहाँ गए, इंशाल्लाह हम दोबारा वहाँ जाएंगे और एक बहुत बड़े इस इशू को, चूँकि लोगों की ज़िंदगी मौत का मामला, इंशाल्लाह उसको रेज़ भी करेंगे और समा के हम शुक्रगुजार हैं और आपके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल हलीम साहब, हम भी चाहते हैं कि मेरे साथी एंकर हमारी टीम वहाँ पर पहुँची, आप भी पहुँची, ज़रा मनाजिर मज़ीद आप देखें, और जो ये लोगों का मसला है ना पानी वाला, ये बड़ा ज़रूरी है हल होना। हलीम साहब, एक और चीज़ है जिस पे मैं चाहूँगी आपका कमेंट है ना, आज खान साहब कराची आ रहे हैं, एक रोज़ा दौरा है खान साहब का, मुलाकातें भी यहाँ हैं, कुछ तब्दीली हम देख पाएंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली तो हमने पहले ही देख ली है। सिंध हुकूमत ने 14 साल में 8,900 अरब आने के बावजूद डेवलपमेंट पे सिर्फ 1,600 अरब रुपए लगाए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में इस पिछले साल से लेकर 3 साल के लिए 1,000 अरब के पैकेजेस रखे गए और जो स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो तब्दीली तो हम अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हैं, कोई ना देखना चाहे तो उसका इलाज नहीं है। ग्रीन लाइन देख चुके, नाले हम देख चुके, KCR का इफ्तिताह हम देख चुके, BRT का इफ्तिताह हम देख चुके, K4 जो कि 13 साल से सफ़ेद हाथी बना हुआ था, K4 पे अल्हम्दुलिल्लाह वापडा के हवाले हो चुका, K4 पे काम शुरू हुआ चाहता है, हम देख चुके। मतलब ये तो हम देख चुके हैं ना जी। ग्रीन लाइन एक हकीकत है, नाले साफ़ होना एक हकीकत है, लोगों का ना डूबना एक हकीकत है। एक उसके अलावा मोटरवे, सक्कर हैदराबाद मोटरवे 400 तकरीबन 225 अरब का, और उसके अलावा पूरे सिंध में 446 अरब रुपये, 1,000 अरब सिर्फ 3 साल में वफाकी हुकूमत ने किए, जबकि 18वीं तरमीम के बाद सारा कुछ सिंध गवर्नमेंट ने करना था। तो 14 साल में 1,600 अरब रुपए और 3 साल में, पिछले 1 साल में 1,000 अरब रुपए, ये हम देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह MNS के इलाकों में हमारे SDG गोल्स के तहत अल्हम्दुलिल्लाह 12 अरब से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स हुए हैं। सिंध में तो, कराची में तो पीपल्स पार्टी ने 2009 में रखे थे 37 अरब रुपए, 2022 में रखे हैं 38 अरब रुपए, जब 1450 अरब का बजट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है हलीम साहब, बेहद शुक्रिया देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। ठीक है, तब्दीली सरकार ये कहती है कि हमने फंड्स दी और बहुत सारी तब्दीली हम लेकर आए, बट अगेन जिन चीज़ों पे तब्दीली लानी ज़रूरी है वो बेसिक ज़रूरियात जो कि नहीं मुयसर, उन पे बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। शो का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। इस बात के साथ अपने शो का अख्ताम करेंगे कि अगर आप समझते हैं कि आप काबिल हैं तो आपकी काबिलियत आपके अल्फाज से नहीं बल्कि आपके अमाल से ज़ाहिर होनी चाहिए, ना कि ये कि अगर कोई और काबिल है तो आप उसके पीठ पीछे उसकी काट करें। कोशिश करें कि परफेक्ट कंपटीशन वाले उसूल को अपनाएं और उसकी काबिलियत को अपनी काबिलियत से मैच करें ताकि मज़ा भी आए। क्या बात है। चलें जी, आज का प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचा, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक